चलो बेटा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना इनकम टैक्स में बीकॉम थर्ड ईयर का जो टॉपिक चल रहा था या सीए सीएमए इंटर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए। तो कैपिटल कर रहा था आपका है सेल्फ जनरेटेड एसेट्स क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। देखो, सम सेल्फ जनरेटेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट कैपिटल एसेट। कुछ ऐसी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं जिनको आप कैपिटल एसेट ट्रीट करते हो। वो कौन कौन सी हैं, उनके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के क्या ट्रीटमेंट है, उनके बारे में आज हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने आपको चार बताया है। पहला, सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ बिजनेस। आप ध्यान रखो, ये एक बिजनेस है, 5 लाख की इसकी वैल्यू है, इसको 6 लाख रुपए में मैं बेच रहा हूं। 1 लाख रुपए आपको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ध्यान रखो क्या कहलाता है आपका, गुडविल। ठीक है। तो ध्यान रखो, जब अगर आप अपने बिजनेस में अपने काम से अपने ऑनेस्टी और भी वैल्यूएबल चीजों के थ्रू जो भी आप जनरेट करते हो उसको आप क्या बोलते हो, गुडविल बोलते हो। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक एसेट्स है। और ध्यान रखोगे, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, जो आपने सामने वाले पार्टी को पे किया है वही रहेगी। ठीक है। फिर सेल्फ जनरेटेड टेनेंसी राइट्स है ना, स्टेट कैरीज परमिट या लूम आवर्स। ध्यान रखोगे, टेनेंसी राइट क्या है, पेटेंट वोटेंट के जो राइट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, टेनेंसी राइट बोलते हो। स्टेट कैरियर परमिट का मतलब क्या है, जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपनी गाड़ी इस तरह चीजें जो भेजते हो, सामान ट्रांसफर करते हो, उसका क्या है, आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, वो क्या आपका स्टेट परमिट है। ठीक है। फिर लूम आवर्स है, कार के घंटे। ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखो, ये क्या आपकी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है। राइट टू मैन्युफैक्चर, अफीम, इस तरह चीजें या इस तरह के जो प्रोडक्ट आप टोबैको वाले है ना, चाय रबर, सब लोग नहीं उगा सकते हो। जिनके पास इसके लाइसेंस है वही इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये भी क्या आपका सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है। फिर राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, है ना, आप डॉक्टर हो, प्रोफेशन हो, इस तरह का जो एडवोकेट हो, इस तरह का जो बिजनेस है, ध्यान रखोगे वो किस या प्रोफेशन किस में आएगा, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में आएगा। ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये सब आपकी क्या ट्रीट की जाएंगी, चारों कैपिटल एसेट्स हैं। और इनके ट्रांसफर पर भी आपको कैपिटल गेन चार्ज करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। आइए फिर इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब आप देखो, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स की जब आप बात करोगे ये क्या होता है ना। देखोगे, एसेट्स यहां पर दो तरह की बताई गई। जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, कैपिटल गेन के चैप्टर में रहोगे, तो एसेट दो तरह की, दो प्रकार की। पहला आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सेक्शन 2 क्लॉज 29 डबल ए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 242 ए। ठीक है। तो ध्यान रखोगे, जब भी हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में, ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं पहले स्क्रीनशॉट ले लें, जो लिखने वाले उसको लिख लें, फिर इसके बाद मैं इसकी आगे की बात करूंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, जब भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की बात करोगे तो ध्यान रखो, कोई भी एसेट्स, ठीक है, जिसको एसएससी अपने पास कितने महीने रखा है, कम से कम 36 महीना से ज्यादा रखा है, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। ठीक है। लेकिन ध्यान रखोगे, फाइनेंशियल एसेट्स की जब आप बात करोगे तो सवाल ये उठता है, भैया फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, इस तरह की जो भी चीजें हैं उनको आपने नाम दिया है फाइनेंशियल एसेट्स। अगर एसएससी को अपने पास 12 महीने से ज्यादा रखता है तो ये आपका लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और 12 महीने से अगर कम रखेगा तो इसको आप क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के नाम से जानोगे। लेकिन ध्यान रखो, जब भी बात आप अनलिस्टेड शेयर या लैंड एंड बिल्डिंग या दोनों की करोगे, इसको अगर एसएससी 24 महीने से ज्यादा रखता है तो आपका लॉन्ग टर्म कहलाएगा। लेकिन अगर 24 महीने से कम रखता है तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लैंड बिल्डिंग दोनों ट्रांसफर कर रहे हो अप टू 31 मार्च 17 तक की, तो अगर एसएससी, तो ध्यान रखो कि ये इसको किसमें कवर कर लिया, इस एसेट्स में कवर कर लिया है ना, है ना। 31/3/17 के बाद से इसके लिए प्रोविजन जो है उसमें क्या है, आपको रखना है अनलिस्टेड शेयर, लैंड बिल्डिंग या दोनों को 24 महीना। ठीक है। 24 महीने से ज्यादा, 24 महीने ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म होगा, कम होगा तो शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में चार है, कोई भी एसेट्स है 36 महीने से ज्यादा। फिर फाइनेंशियल एसेट्स 12 महीने ज्यादा, लैंड बिल्डिंग अनलिस्टेड शेयर 24 महीने ज्यादा, लेकिन 31/3/17 तक ट्रांसफर है तो 36 महीने की बात कर रहा था, है ना। अगर इसके ठीक इमीडिएट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर,
ट्रांसफर के ठीक पहले अगर ये इतने समय तक रखा गया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, अगर उसके बाद होगा तो ये शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, देखोगे फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या एसेट्स को आपने कवर कर रखा है। फाइनेंशियल एसेट्स की जब भी बात आप करोगे, देखोगे लिस्टेड सिक्योरिटीज में शेयर एंड डिबेंचर आ गए, इसमें अनलिस्टेड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की बात करेगा, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड की बात करेगा, जीरो कूपन बॉन्ड की बात करेगा, या एनी अदर जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको आप फाइनेंशियल एसेट्स में रखोगे, जिनको आप जल्दी जल्दी नगद के रूप में बेच के पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, यहां तक अगर किसी को समस्या हो वो बता सकता है। ठीक है, सभी लोग फटाफट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का। सेम चार्ट है ना, चार्ट के माध्यम से आप पेपर में क्वेश्चन लिखोगे, यहां से आपका क्वेश्चन लॉन्ग भी बन सकता है। ठीक है ना, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स की जब बात होगी सेक्शन 2 क्लॉज 42 ए में इसको बताया गया है। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको एसटीसीए लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स लिख सकते हो। फिर नॉर्मल एसेट्स को क्या बताया गया, अगर ये 36 महीने से कम रहा, लेस देन 36 मंथ रहा है, ठीक है, तो कोई भी एसेट्स है वो क्या कहलाएगी, आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। फिर फाइनेंशियल एसेट्स है 12 महीने से कम, अगर कोई एसेट्स को अपने पास 12 महीने से कम रखता है वो क्या कहलाएगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। फिर अनलिस्टेड शेयर या लैंड बिल्डिंग दोनों है, 24 महीने से कम है, तो क्या हो गया आपके, कब की बात कर रहे हैं, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो, उसके ठीक पहले अगर 36 महीने से कम, फाइनेंशियल एसेट से 12 महीने से कम, लैंड बिल्डिंग दोनों 24 महीने से कम, अनलिस्टेड शेयर की बात करा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। बट ध्यान रखोगे अगर कोई एसेट्स है जिस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, किस मेथड से, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, हमेशा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करोगे आप, और इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट से टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे अभी मैंने आपसे दो बातें की हैं। पहली बात मैंने की सेल्फ जनरेटेड एसेट्स 4 हैं, कौन कौन सी, गुडविल बिजनेस की, है ना, सेल्फ जनरेटेड टेनेंसी राइट, स्टेज कैरिज परमिट, लूमार्स, फिर राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, प्रोड्यूस और प्रोसेस ऑफ एनी अदर आर्टिकल और थिंग्स, फिर राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। फिर मैंने आपको बताया कैपिटल एसेट्स की बात कर रहा हूं, दो तरह की है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको ये चार्ट बताया भैया, अगर कोई भी एसेट 36 महीने से ज्यादा रखा हो, ठीक है, कब, ट्रांसफर के पहले, तो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। लेकिन फाइनेंशियल एसेट पर ये रूल अप्लीकेबल नहीं है, ये क्या है, 12 महीने से अगर आप ज्यादा रख लिए हो तो लॉन्ग टर्म होगा। फिर अनएसेट लैंड बिल्डिंग दोनों की बात करोगे, इसको एसएससी 24 महीने ज्यादा रखता है, ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लेकिन लैंड बिल्डिंग 17 के पहले का है तो 36 महीने रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एसेट्स में ये चार बातें आ रही, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में मैंने बात किया, नॉर्मल एसेट 36 महीने से कम, फाइनेंशियल एसेट्स ठीक है 12 महीने से कम, अनलिस्टेड शेयर लैंड बिल्डिंग दोनों 24 महीने से कम, और अगर ऐसी कोई एसेट जिस पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन लग रहा है तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ए ट्रांसफर, इसकी बात अभी हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इसको मैं अभी सेक्शन 47 छोड़ रहा हूं, बहुत लंबा सेक्शन है ये, आएंगे हम लोग, इसके पहले बात कर लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48 की मैं बात कर रहा हूं, कैसे आप कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसका कैलकुलेशन अलग तरह से होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसका कैलकुलेशन अलग तरह से होगा। ठीक है, यहां पर देखिए सेल कंसिडरेशन है ना, इसमें से आप ब्रोकरेज कमीशन या जो भी चार्जेस आप पे करने की बात करते हो उसको अगर माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर इसमें से आप आई को माइनस कर दोगे, आई कोई माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर इसमें से आप डिडक्शन माइनस कर दोगे अंडर सेक्शन 54 की, जो अमाउंट आ जाएगा वो टैक्सेबल कैपिटल गेन कहलाएगा। टैक्सेबल कैपिटल गेन का कौन सा, टैक्सेबल एलटीसीजी कहलाए। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से एक पोर्शन नोट करो। अब आई कोई क्या होता है, इसका आपको नीचे बताया गया है, नोट देखेंगे। आई कोआ का मतलब क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
आई कोई का मतलब क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, आई कोई निकाला कैसे जाएगा, आपको यहां पर ये मेन मैटर समझना। आई को इंडेक्स कॉस्ट होती क्या है जानेंगे आप। मैंने एक जमीन 2001 में खरीदा था 50,000 रुपए में, आज की डेट में वो जमीन 1 करोड़ रुपए की बिक रही है। तो उस समय मनी का परचेसिंग पावर क्या था, आज की डेट में परचेसिंग पावर क्या है, तो आज की डेट में जो पावर है उस डेट के मनी के वैल्यू से कंपैरिजन करते हो, और किसके थ्रू करते हो, ये इंडेक्स कॉस्ट के थ्रू। और इसी के लिए आप आई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालते हो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, आपने उस संपत्ति को जब खरीदा था उस समय वैल्यू क्या है, और करंट की वैल्यू अगर उससे मैच कराओगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, इस बात को आपको जानना रहेगा। फिर आई कोई में क्या भी है, अच्छा ये निकलेगा कैसे, कोवा का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उस एसेट्स का होगा उस समय। ठीक है, फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप लिखोगे कब का, जिस साल आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिखोगे कब, जब आपने उसको परचेस किया था। जो अमाउंट आ जाएगा उसको क्या बोलोगे आप, आई कोआ। आई कोई क्या होता है भैया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो होगा उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कब लिखोगे, जब ट्रांसफर या इंप्रूवमेंट की बात थी। फिर यहां जहां ट्रांसफर लिखा या ट्रांसफर नहीं रहेगा, यहां पर इंप्रूवमेंट ईयर की बात होगी। और ये सीआईआई कब की बात होगी, 2000, जब भी है ना इंप्रूवमेंट ईयर या 2001, विच एवर इज लेटर, दोनों में जो बाद में होगा। ठीक है, मतलब दोनों में जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसको आप यहां नोट करेंगे। यहां तक सब लोग नोट कर ले भैया। सब लोग नोट कर लें। आइए अब देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो दोनों मेथड में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहां पर आपको आई कोई निकालेगा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर देखिए सेल कंसिडरेशन में से ब्रोकरेज या कमीशन माइनस कर दोगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर कोवा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर उस पर कुछ लगाए माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। फिर डिडक्शन 54 की माइनस कर दोगे, टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा। कौन सा कैपिटल गेन है ये, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन है। ठीक है, तो इतनी बात पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहां पर, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट अप्लाई टू एलटीसीजी। ठीक है, कह रहा है इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स, फिर डिवेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट। अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशूड किया है बॉन्ड्स या डिवेंचर, ठीक है ना, कौन से, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है, या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई इशू कर रही है, तो ध्यान रखोगे इसके इंडेक्सेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, सभी लोग इस नोट को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ट्रांसफर करे बॉन्ड डिबेंचर एक्सेट्रा, है ना, कैसा बॉन्ड है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है, जो इशूड कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है, इसका आपको इंडेक्सेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सब चीज का आप इंडेक्सेशन करोगे इन दो को छोड़कर। फिर यहां पर देखो टैक्स रेट की बात हो रही कैपिटल गेन पर, स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 112A तो 10%,
अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दो है इसमें, स्पेसिफाइड 112 है 10%, नॉर्मल है 20%। ठीक है, अगर एसटीसीजी है 111, स्पेसिफाइड है 15%, नॉर्मल है कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, तो इतना नोट कर लें आप लोग आराम से। ये सेक्शन 48 है। ठीक है, तो मैंने आज बोला था एक क्लास देने को, एक क्लास दे दिया हूं सेक्शन 48 का। बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट है, आप लोग को नाराज होने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ा सा काम बढ़ गया था, शादी ब्याह का भी मौसम है, ठीक है ना, तो मैं इतना दे दे रहा हूं। कल हम लोग डिक्टेट करेंगे सेक्शन 47, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो कल मैं आपको 2 क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए आप सभी को टाटा।